मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग रीजनल स्टडी कर रहे हैं वेस्ट एशिया की, और आज के इस अध्याय में हम देखेंगे वेस्ट एशिया की सॉइल्स के बारे में। वेस्ट एशिया की अगर हम सॉइल की बात करें, और इस मैप से तो आप परिचित ही होंगे अगर आपने वेस्ट एशिया के वेजिटेशन को देखा है। तो वेजिटेशन वाले अध्याय में हम लोगों ने इसी मैप के माध्यम से वेजिटेशन को समझा था कि पर्टिकुलर जो हमारे अलग अलग एरियाज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ लिखा देख भी रहे होंगे आप, मरुस्थलीय वनस्पति का एरिया है, इधर भूमध्य सागरीय वनस्पति का एरिया है, और यहाँ पर मैंने पर्वतीय वनस्पति के क्षेत्रों को दिखाया था। तो इसी मैप में हम मिट्टियों को भी देखेंगे, क्योंकि मिट्टियों के अगर संदर्भ में बात करें तो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण नहीं है। पश्चिमी एशिया में जनरली जो हमारी सॉइल्स हैं, अगर उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर डोमिनेंस हमें देखने को मिलेगा तो मरुस्थलीय मिट्टी का देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं, ये चीज़ हमको देखने में भी लग रही है कि इसका जो मैक्सिमम एरिया है वेस्ट एशिया का वो डिजर्ट है। सऊदी अरब हमारा पूरा का पूरा डिजर्ट है। यहाँ पर हमको दस्ते लुट, दस्ते कबीर जैसे डिजर्ट देखने को मिलते हैं, और बीच में हमको प्लेटो रीजन्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम एरिया डिजर्ट होने के कारण जो मात्रा है सॉइल की वो मरुस्थलीय मिट्टी की काफ़ी ज़्यादा है। और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में आप सभी जानते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी में रेत की अधिकता होती है। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अनुपजाऊ होती है, और इसमें हम किस प्रकार की चीज़ों को उगा सकते हैं, जो भी हम लोगों ने मरुस्थलीय वनस्पति में देखा था वो सारी चीज़ें हम मरुस्थलीय मिट्टी में ऐड करेंगे। कि मरुस्थलीय मिट्टी में बेसिकली बबूल, खजूर, जो भी हमारी कांटेदार झाड़ियाँ हैं, नागफनी है इत्यादि उगते हैं, इत्यादि ग्रो करते हैं। और बेसिकली अगर कृषि की दृष्टि से देखें तो ये इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जो कि मैंने 2 स्थानों पे दिखाया है वेस्ट एशिया में, तो बेसिकली आपको पता ही है जलोढ़ मिट्टी के बारे में, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जब भी नदी आती है तो जो भी मलबा इत्यादि लेके आती है और उसका डिपोजिशन कर देती है, तो उसे ही हम एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। नदी से लेके आती है, पहाड़ी क्षेत्रों से नदी उतरती है, तो जो भी मलबे इत्यादि का जो वो परिवहन करती है, जो कटाव करते हुए लेके आती है। तो इसको समझने के लिए आपको जो अपवाह ड्रेनेज वाला चैप्टर है वेस्ट एशिया का उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की है वेस्ट एशिया के ड्रेनेज की। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा कि मेनली जो हमारी 2 बड़ी नदियां हैं वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये आपका जलोढ़ मिट्टी का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वेस्ट एशिया में। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि टर्की में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे मनीसा, मेंडेरिस, केजिलेर्मक, येसिल, केलकिट। इस क्षेत्र में भी नदियां हैं। यद्यपि ये नदियां ज़्यादा लंबी हैं, ये नदियां थोड़ी छोटी जरूर हैं, लेकिन अब नदी हैं, इनकी लेंथ भी बहुत छोटी नहीं है। वहाँ मैंने बताया था आपको, कुछ 500 किलोमीटर की हैं, कुछ 1000 किलोमीटर की भी हैं। तो कुछ मटेरियल तो ये लेके आएंगी। तो यहाँ पर भी मैंने जलोढ़ मिट्टी को दिखा दिया है। इसको आप बिल्कुल क्लेरिफाई करेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जानते ही नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि वेस्ट एशिया में सिर्फ 2 ही नदियां हैं। हो सकता है जो टीचर आपकी कॉपी चेक करे वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली बताना पड़ेगा। इन नदियों के नाम आप याद कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। मेंडरेस है, मनीसा है, येसिल है, केलकिट है। मैंने यहाँ पर 5 नदियां आपको बताई थी, और टोटल हम लोगों ने 7 नदियों का अध्ययन किया था वेस्ट एशिया में। जनरली हम 2 ही नदियों को जानते हैं, बुक्स में भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 2 नदियां, लेकिन सिर्फ 2 नहीं है, 5 नदियां यहाँ पे हैं, 2 नदियां यहाँ पर हैं। टोटल 7 रिवर्स के बारे में हम लोगों ने वहां पर देखा था। तो उसको आप देख लीजिए ड्रेनेज वाला टॉपिक। और जहां पर भी नदियां होंगी वहां पर जलोढ़ मिट्टी की स्थिति होगी। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, और इस क्षेत्र में कह सकते हैं खेती इत्यादि की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कोई मिट्टी है तो वो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, एल्यूवियल सॉइल है। और जो भी वेस्ट एशिया में एग्रीकल्चर इत्यादि होता होगा, वैसे एग्रीकल्चर तो खैर बहुत कम होता है क्योंकि मेनली तो डिजर्ट है, लेकिन जहां पर भी हो पाता है वो इस एल्यूवियल सॉइल के कारण ही हो पाता है। क्योंकि डिजर्ट सॉइल में तो बेसिकली अगर कोई चीज ज्यादा ग्रो कर पाएगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, खजूर इत्यादि हो पाता है वहां पे, बाकी तो नागफनी है, कटीली झाड़ियां इत्यादि ही होती हैं। और जलोढ़ मिट्टी में जो भी हमारे खाद्यान्न इत्यादि हैं तो वो इत्यादियां उगाए जाते हैं। और इस एरिया में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एरिया भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में है, तो यहाँ पर खट्टे फलों की खेती होती है।
तो ये बेसिकली आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में इतना बता देंगे। मैं आपको बस मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और कहाँ पर मिट्टी पाई जा रही है उससे आपको परिचित करा रहा हूँ। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में अगर मैटर आपको लिखना है तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लिख के आपको दिखाने की स्लाइड के रूप में आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग अपनी तीसरी मिट्टी पे आते हैं, पर्वतीय पठारी मिट्टी। पर्वतीय पठारी मिट्टी में पठारी मिट्टी जो हमारी होगी वो तो कंकड़ पत्थर युक्त होगी, वो भी अनुपजाऊ होगी, वो पठारी क्षेत्रों में पाई जाएगी, जैसे अनातोलिया का पठार, ये हमारा ईरान का पठार, इन क्षेत्रों में उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो हमारी पर्वतीय मिट्टी है, यद्यपि इम्पोर्टेंस तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी का ही है अगर उपजाऊ की दृष्टि से देखें, लेकिन समझने की दृष्टि से जो हमारी पर्वतीय मिट्टी है वो थोड़ा समझने वाली है। यहाँ पर मैंने लिखा है टुंड्रा, पॉडज़ोलिक और हिमोड़। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जलवायु प्रदेश वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी, वनस्पति वाले में भी बताया था कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ये हमारे माउंटेन एरिया, यहाँ पर है माउंट, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर माउंट अरारात है, यहाँ माउंट देवबंद है। अब देवबंद पर ही ले लीजिए, हम देवबंद से अगर ऊपर उठ रहे हैं धीरे धीरे तो हम अल्टीट्यूड में ऊपर उठ रहे हैं और धीरे धीरे तापमान कम होता जाएगा। तो अगर ये पूरा एरिया यद्यपि डिजर्ट सॉइल का है, लेकिन चूंकि हम माउंट देवबंद पे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर तो डिजर्ट सॉइल मिलेगी नहीं। तो जनरली तो ये एरिया डिजर्ट सॉइल का है, लेकिन जहां पर हम ऊंचाई में ऊपर उठेंगे वहां पर जो मिट्टी होगी वो ऊंचाई के कारण चेंज होती जाएगी। जैसे ऊंचाई के कारण क्लाइमेट रीजन्स में बदलाव आता जाता है, इसी प्रकार हम लोगों ने वेजिटेशन वाले चैप्टर में भी देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वेजिटेशन बदलता जा रहा था। तो उसी तरीके से मिट्टी में भी चेंज आता है। और जो हमारे टुंड्रा रीजन है हाई एल्टीट्यूड्स पर, वहां पर हम लोगों को टुंड्रा सॉइल देखने को मिलेगी। जो हमारे टैगा रीजन है टुंड्रा के नीचे, वहां हम लोगों को पॉडज़ोल और पॉडज़ोलिक सॉइल देखने को मिलेगी। और जहां पर जो वैली एरियाज है, जहां पर हिमनद या ग्लेशियर डिपोजिशन करता है, जो भी मलबा लेके आता है, वहां हम लोग को हिमोड़ मिट्टी देखने को मिलेगी। हिमोड़ को हम इंग्लिश में मोरेन बोलते हैं। और हिमोड़ से आप परिचित होंगे अगर आपने हमारा ग्लेशियर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म वाला चैप्टर देखा होगा, तो वहाँ हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया है। तो वहाँ पर हिमोड़ भी एक इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म है। और जब भी ग्लेशियर चलता है तो वो अपने साथ मलबा इत्यादि लेके आता है और उसका डिपोजिशन कर देता है, और उससे जो एक लेयर बिछ जाती है उसको हम कहते हैं हिमोड़ मिट्टी। और जनरली जो घाटी वाले क्षेत्र होते हैं, जो वैली एरियाज होते हैं, वहाँ पे अपना ये डिपोजिशन हिमनद करता है और इसे ही हम नाम देते हैं मोरेन सॉइल। तो बेसिकली पर्वतीय क्षेत्रों में हमको टुंड्रा सॉइल, टुंड्रा रीजन में, पॉडज़ोलिक टैगा रीजन में, और जो वैली एरियाज हैं, जो घाटी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ मोरेन सॉइल देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में आसानी से लिख सकते हैं, इतना आपको पता होगा। और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में भी आप आसानी से लिख देंगे क्योंकि ये अनुपजाऊ होती है, इसमें रेत की अधिकता होती है, इसमें इन चीज को हम उगाते हैं। बेसिकली ये जो हमारे कटीली झाड़ियाँ हैं, नागफनी है, खजूर है, इत्यादि के लिए उपयुक्त होती है। तो ये सारी बातें इसके बारे में आप बता लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टुंड्रा, पॉडज़ोलिक और हिमोड़ के बारे में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, तो उसको चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में मैटर बता देता हूँ कि इसको आप लिखेंगे कैसे। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि सबसे पहले हम टुंड्रा मिट्टी को देखते हैं। टुंड्रा मिट्टी के बारे में इतना तो आप जानते हैं कि टुंड्रा रीजन में डेवलप होगी जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली इसका जो विकास होता है वो ऐसे एरिया में होता है जो बहुत ही हिमाच्छादित हो, इसीलिए इसका डेवलपमेंट कम हो पाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। और इसमें जैव पदार्थों का अभाव पाया जाता है, लोहे की अधिकता पाई जाती है, और कृषि की दृष्टि से इसका जो यूज होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल ही अनुपजाऊ होती है। अब हम दूसरी मृदा पे चलते हैं जो हमारी पॉडज़ोल मिट्टी है। जो हम लोग की पॉडज़ोल मिट्टी है, पॉडज़ोल मिट्टी के बारे में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये टैगा रीजन में पाई जाती है, पॉडज़ोल और पॉडज़ोलिक दोनों। और इसमें क्या होता है, इन दोनों में ही जैसे कि अगर हम पॉडज़ोल में देखें तो जो जैव तत्व हैं, कैल्शियम है, इसकी कमी पाई जाती है।
लोहा और एल्युमिनियम इसमें ज़्यादा होता है और ये अनुपजाऊ होती है। पॉडज़ोलिक भी पॉडज़ोल की तरह ही होती है, इसमें भी लोहा एल्युमिनियम अधिक होता है, कैल्शियम इत्यादि की कमी पाई जाती है और पॉडज़ोल से मिलती जुलती है, इसलिए इसे पॉडज़ोलिक कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है छोटा सा कि जैव पदार्थ पॉडज़ोल में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन पॉडज़ोलिक में जैव पदार्थों का अनुपात पॉडज़ोल से थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो बेसिकली ये भी टाइगा ठंडे एरिया की है, टाइगा रीजन की है, लेकिन टुंड्रा के नीचे जो एरिया होता है उसको हम टाइगा बोलते हैं। तो टाइगा रीजन में दो हमारी हो गई, टाइगा में जो है पॉडज़ोल और पॉडज़ोल के नीचे पॉडज़ोलिक। तो टाइगा रीजन में पॉडज़ोल पॉडज़ोलिक, टुंड्रा में हमारी टुंड्रा मिट्टी। और हिमोड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि जब ग्लेशियर आता है तो जो घाटी वाले एरियाज होते हैं जहाँ उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वहाँ वो अपने मलबे का डिपोजिशन कर देता है और उसको हम कहते हैं मोरेन, और उस लेयर को हम नाम देते हैं मोरेन सॉइल। और अलग तरह के मोरेन होते हैं, कई तरह के। हम लोगों ने ग्लेशियर वाले चैप्टर में बात की थी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म वाले में, टर्मिनल मोरेन, लैटरल मोरेन, ग्राउंड मोरेन, मिडिल मोरेन। जब किनारे किनारे जमा होता है तो हम लैटरल मोरेन बोलते हैं, जब तली में जमा होता है तो हम जो है ग्राउंड मोरेन, जब बीच में जमा होता है तो हम मिडिल मोरेन नाम देते हैं। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग तरह के मोरेन्स होते हैं। तो इस प्रकार वेस्ट एशिया के सॉइल का ये अध्याय मित्रों यहीं पर समाप्त होता है। ये छोटा सा चैप्टर था और यहाँ पर आपको सिर्फ मिट्टियों के बारे में जानना था, मेन कॉन्सेप्ट को समझना था, क्योंकि मिट्टियों की दृष्टि से जैसा कि मैंने आपको बताया कोई बहुत ज़्यादा विविधता नहीं पाई जाती है वेस्ट एशिया में। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो डोमिनेंस है वो डिजर्ट सॉइल का है। तो अगर कभी भी प्रश्न आता है कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो डिजर्ट सॉइल सबसे अधिक है। और जनरली मुझे तो उम्मीद है कि इस पे जल्दी तो लंबा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर इस पे लिखने को नहीं आएगा, और अगर लिखने को आता भी है तो मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दूंगा कि हो सकता है कि मिट्टी के बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना कर पाए। अब आप कितना बताएंगे, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, ये अनुपजाऊ होती है, इसमें इस चीज़ की कमी होती है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा थोड़ा। फिर इसमें रेत इत्यादि की अधिकता होती है, आपके पास थोड़ा मैटर की कमी इसमें हो सकती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, जो जलवायु प्रदेश वाला मैटर है और जो प्राकृतिक वनस्पति वाला मैटर है, उन दोनों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ और आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मरुस्थलीय मिट्टी पे 150 शब्द लिखिए वेस्ट एशिया के संदर्भ में। अब आप सोचेंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में तो हम थोड़ा ही जानते हैं, तो हम कैसे 150 शब्द लिख पाएंगे। लेकिन आप लिख सकते हैं अगर आपने पूरी स्टडी करी हुई है, आपको रिलीफ फीचर्स के बारे में भी नॉलेज है, आपको ड्रेनेज के बारे में भी नॉलेज है, और स्पेशली आपको क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में नॉलेज है, तो आप 150 के आप 200 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि वेस्ट एशिया का थोड़ा सा विस्तार बताएंगे। कैसे, वेस्ट एशिया के अंतर्गत हम पाकिस्तान के पश्चिम में जो भी हमारा एशिया का क्षेत्र है उसको शामिल करते हैं, जहाँ सामान्यतः तापमान काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और जनरली अगर हम इसको देखें तो इसको हम किस में रखते हैं, ये जो हमारा एरिया है, जो मरुस्थलीय मिट्टी का एरिया है, ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, जहाँ पर तापमान जो मैंने बताया था जलवायु प्रदेश वाले में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है, जो हमारा ये वाला एरिया है। और यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि अगर वनस्पति की दृष्टि से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये विविधतापूर्ण नहीं है। यहाँ पर आपकी जो भी मरुस्थलीय वनस्पति में मैंने आपको बताया था बबूल, खजूर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं, यहाँ पर तापमान का अधिक होना, इसके बाद आप यहाँ पर मिट्टी वाली अपनी बात कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा तापमान होता है कि वर्षा होती नहीं है और नदियाँ भी नहीं है। नदियों को भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि अगर हम वेस्ट एशिया के रीजन को ध्यान से देखें तो नदियाँ भी बेसिकली सिर्फ इसी रीजन में पाई जा रही हैं, ईरान इराक वाले में, नहीं तो टर्की में। इन क्षेत्रों में बेसिकली नदियों का अभाव ही हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थितियाँ हैं, तापमान का अधिक होना, वर्षा का कम होना, नदियों का अभाव होना, इन सब के कारण जो हमें यहाँ सॉइल देखने को मिल रही है, ये एरिया बिल्कुल शुष्क है और डिजर्ट एरिया है। और डिजर्ट क्यों है, क्योंकि वर्षा कम होती है, रिवर्स भी नहीं है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और वो सारी चीज़ें हम लोग जलवायु प्रदेश में पढ़े ही थे।
इसके कारण यहाँ पर डिजर्ट सॉइल पाई जाती है। और अब आप डिजर्ट सॉइल बताने के बाद, मैंने अभी आपको वेजिटेशन पहले बता दिया था, तो अब ऐसा नहीं करेंगे आप। आपने वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बता दिया, आपने ये बता दिया कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और फिर आपने वहाँ पे ये बता दिया कि नदियाँ नहीं हैं। फिर आप बताएंगे कि ऐसी स्थिति होने के कारण यहाँ पे डिजर्ट सॉइल पाई जाती है, और इसके कारण डिजर्ट सॉइल होने के कारण यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति मिलती है। अब जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, बबूल, खजूर, नागफनी और कटीली झाड़ियाँ, कांटेदार वृक्ष, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार आप आराम से 150-200 शब्दों का एक कंप्लीट आंसर इस पे लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है कि आपको क्लाइमेट रीजन से, ड्रेनेज से और वेजिटेशन से, तीनों से मैटर को कलेक्ट करना है। और सॉइल का मैटर ऑलरेडी आपके पास पहले से है। तो जब आप सॉइल के, वेजिटेशन के और क्लाइमेट के और ड्रेनेज के, इन सभी मैटर को लेके चलेंगे, तो फिर आपका जो ये एक आंसर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और बता देते हैं एग्जांपल। मान लीजिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में आता है वेस्ट एशिया में, तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्रेनेज हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर नदियां हैं, नदियों की स्थिति है। तो नदियों की स्थिति होने के कारण यहाँ पर क्या है, हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल रही है। ठीक। और नदियां, फिर आप नदियों की पूरी प्रक्रिया को बताएंगे, और फिर मिट्टी के बारे में बताने के बाद फिर आप जो इसमें हम उगा रहे हैं, जिस चीज का एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उस चीज को भी आप यहाँ ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको इस प्रकार से इसका मैटर थोड़ा अपने से बनाना पड़ेगा कि क्लाइमेट रीजन से, कुछ क्लाइमेट रीजन वाले मैटर में से आपको कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, और कुछ चीजें आपको ड्रेनेज से लेनी पड़ेंगी, वेजिटेशन से लेनी पड़ेंगी, और सॉइल तो आपने पढ़ ही लिया है। तो इसके लिए लेकिन आपको ड्रेनेज की थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, वेजिटेशन की, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको इतना बता दिया कि मैटर आपको कलेक्ट कहाँ से करना है, लेकिन कहाँ से आपको कितना मैटर लेना है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप बिल्कुल अच्छे से जो वेजिटेशन वाला पार्ट है हमारा उसको देख लेंगे, क्लाइमेट रीजन को समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 क्लाइमेट रीजन बताए थे, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन, ईरान टाइप क्लाइमेट रीजन और हॉट डेजर्ट क्लाइमेट रीजन। अलग अलग क्लाइमेट रीजन की अलग अलग विशेषताएं थी, तो उसको पढ़ने के बाद फिर बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हर जगह से मैटर को कलेक्ट करके सॉइल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, और ये जो कलेक्ट करने की मैंने बात बताई है, ये आप इसी आंसर में नहीं कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए वेजिटेशन पे लिखने को आता है, तो वेजिटेशन को पे लिखने के साथ ही साथ आप थोड़ा सा सॉइल को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ध्यान आपको ये देना है कि अगर प्रश्न पूछा जा रहा है वेजिटेशन पे, तो सॉइल के बारे में आपको वहाँ की सॉइल के बारे में थोड़ा सा बताइए, लेकिन बहुत कम बताइए। मेन आपका फोकस होगा वेजिटेशन पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ऐसा नहीं करना है कि प्रश्न पूछा जा रहा है वेजिटेशन पे और आप पूरा लंबा आंसर सॉइल पे लिख के आ गए। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि आपको मैटर इस तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा। इससे कभी भी इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जिनमें मैटर की थोड़ी कमी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि अब आप इन सब टॉपिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा रटेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ें भूल भी जाती हैं और ज़्यादा मैटर भी इसके बारे में नहीं है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये चीज़ डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आपको उसमें किस चीज़ की कितनी मात्रा रखनी है। अब वेजिटेशन में पूछा जा रहा है तो सॉइल को और क्लाइमेट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, फिर मेन टॉपिक पे आ जाइए वेजिटेशन पे। तो इस तरीके से ये चीज़ तो आपको अपने से करनी पड़ेगी, अपने से समझना पड़ेगा। और फिलहाल इस वेस्ट एशिया के अध्याय में इतना ही। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।